स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर कपसार में दलित बेटी की किडनैप, मां की हत्या का ये पूरा मामला है। आरोपी पारस सोम ने खुद को कोर्ट में नाबालिग बताया है। कोर्ट में अर्जी देकर जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की उसने मांग की है। 22 जनवरी को मेरठ को SC/ST कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई हुई। 2024 में 10वीं पास है और 11 मई 2008 की सोम की जन्मतिथि बताई जा रही है। 2024 में पारस के खिलाफ चौकी में शिकायत आई थी। पीड़िता के भाई की तहरीर के बाद यहां पर समझौता किया गया था। सरधना के कपसार गांव में हत्या का आरोपी है पारस सोम। और देखिए, जब उसकी कोर्ट में पेशी हुई तो उसने खुद को नाबालिग बताया है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार जांच पड़ताल चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर कपसार गांव में दलित बच्ची की किडनैप और उसकी मां की हत्या का एक देखिए ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। आरोपी पारस सोम ने खुद को कोर्ट में नाबालिग बताया है। पारस का कहना है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए उसके ऊपर जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। तो बताया जा रहा है कि उसके ऊपर देखिए इसके पहले भी केस दर्ज हो चुका था और इस पूरे मामले पर देखिए सुनवाई की गई है। और 22 जनवरी को मेरठ के SC/ST कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। तो कोर्ट में जो कागज दिए गए हैं उसके अगर मुताबिक बात की जाए तो पारस ने 2024 में 10वीं पास की है और उसकी जन्मतिथि 11 मई 2008 बताई जा रही है। तो आरोपियों के हिसाब से देखा जाए तो वो नाबालिग होता है। वहीं 2024 में पारस के खिलाफ थाना केठौर में शिकायत दर्ज हुई थी। तो मामला उस समय तब सामने आया जब पीड़िता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में अर्जी देकर जुवेनाइल एक्ट की उसने मांग की है। और संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पारस खुद को अब नाबालिग बताने में लगा हुआ है। उसकी तरफ से कहा गया है कि वो नाबालिग है। क्या कुछ लगता है अब किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले पर? ये कट गया फिर जी नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच जा रही? तो सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर कपसार में ये पूरा मामला और जिस तरीके से बेटी को अगवा किया गया था, मां की हत्या की गई, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। वहीं आरोपी जो है न्यायिक हिरासत में है और सुनवाई की गई इस पूरे मामले को लेकर। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए पारस सोम ने अपने आप को नाबालिग बताया है। क्या लगता है आगे की कार्रवाई किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? देखिए, ये बात जो है शुरुआत से पारस सोम के घर वाले कह रहे थे कि उनका जो बेटा है वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने चूंकि कोई प्रमाण सामने नहीं आया था, इसलिए पुलिस ने पूरी जो कार्रवाई है, जो एक रूटीन कार्रवाई होती है उसकी तरह की, और पूरा इस पूरे मामले में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो कोर्ट का है और कोर्ट के ऊपर ही वो अधिकार छोड़ दिया गया। अब पारस सोम के पिता ने एक अर्जी दाखिल की है कोर्ट में और ये कहा है कि उनका बेटा नाबालिग है, और ये जो अर्जी के साथ एक प्रमाण पत्र लगाया गया है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, वो प्रमाण पत्र 2024 का है। और 2024 में ही जो पारस सोम है उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें 2008 उसका जो जन्म तिथि है वो दिखाई गई है। अमूमन होता ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो फिर उसके बाद में अपनी जो जन्म तिथि है उसके प्रमाण पत्र को करेक्ट करवाता है और फिर नए जो जन्म तिथि है और नया प्रमाण पत्र है उसके आधार पर हाई स्कूल की परीक्षा में बैठता है। तो अब ये देखा जाएगा कि इसके पीछे क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। जैसे गांव में जो बेसिक शिक्षा का स्कूल है वहां पर भी पारस सोम की जो पढ़ाई लिखाई है वो हुई होगी, तो वहां पर उसका सर्टिफिकेट जो है वो क्या निकलकर सामने आता है। अगर कोर्ट इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और अगर ये सारी चीजें किनारे भी रख दी जाएं तब भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके आधार पर भी जो पारस सोम है उसकी उम्र तय की जा सकती है। अगर कहीं कोई ऐसा शुबहा रहता है कि जो उसके
उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें कोई गड़बड़ी की आशंका है तो उसको मेडिकल किया जा सकता है और मेडिकल के बाद उसकी जो उम्र है वो तय की जा सकती है। उसी के बाद ये कोर्ट निर्णय लेगी कि एक जो कॉमन प्रक्रिया है उसके हिसाब से पारस सोम का जो सुनवाई है इस केस में वो होगी या फिर उसको जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाता है। जी जी बिल्कुल नरेंद्र, बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आपने बताया कि ये देखने वाली बात होगी, वहीं 22 जनवरी को सुनवाई की जाएगी SC/ST कोर्ट में। क्या लगता है किन किन मुद्दों पर ये सुनवाई की जाएगी? देखिए, ये जो मामला है, जो उम्र तय करने का मामला है, ये काफी जटिल मामला होता है क्योंकि जो प्रमाण पत्र सामने प्रोड्यूस किया गया है वो 2024 का है। तो उस हिसाब से देखें तो करीब करीब 16 साल की उम्र में पारस सोम जो है वो हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी देरी से जो हाई स्कूल की परीक्षा है उसको पास करने के पीछे क्या वजह रही और उसके एक बैकग्राउंड में उसकी एक बैकबोन के तौर पर और क्या सर्टिफिकेट सामने लगाए जाते हैं। तो इन सब सवालों पर कोर्ट को डिसीजन लेना है। दूसरी तरफ से जो पीड़ित पक्ष है उसकी ओर से क्या दलीलें कोर्ट में रखी जाती हैं ये भी देखना होगा और साथ ही ये भी देखना होगा कि उसकी जो बेसिक शिक्षा की परीक्षा है उसमें जो जन्म तिथि है वो क्या है। ये सारी चीजें जब सामने आएंगी उसके बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेगा। और ये जो परिवार के लोग हैं वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगर पारस सोम जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत तो उसकी सुनवाई होती है तो उसको सजा में और जो जेल का समय है उसमें काफी उसको एक तरीके से राहत मिल सकती है। क्योंकि ये एक बहुत ही नृशंस हत्या का मामला है तो इसमें पुलिस कोई भी निर्णय इस तरीके से नहीं करना चाहती जिससे उसके ऊपर उंगलियां खड़ी हों। तो ऐसे में सारा जो निर्णय है वो सौंप दिया गया है कोर्ट के ऊपर। अभी कोर्ट तय करे कि आगे की जो सुनवाई होनी है, आगे की जो प्रोसीडिंग होनी है वो किस तरीके से होगी। जी बिल्कुल नरेंद्र, वहीं पीड़ित परिवार की बात की जाए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, किस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है? देखिए, पीड़ित पक्ष जो है वो शुरुआत से ही इंसाफ की मांग करता रहा है लेकिन पिछले कई दिनों से गांव में मीडिया का और जो आम लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनका जाना आना और जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलना बिल्कुल बंद है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर ये जो व्यवस्था है वो की गई है। कल जो एसडीएम है इलाके के सरधना के जो एसडीएम है उदित नारायण सेंगर, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और जिस तरीके से शांति भंग की धाराएं लगाई जाती हैं वो सारी धाराएं वहां पर लागू कर दी गई हैं। अब ऐसे में कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता, कोई सामाजिक संगठन या फिर बाहर का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के गांव के अंदर नहीं जा पाएगा। और ये जो आदेश है ये केवल एक कपसाड़ गांव के लिए नहीं है, पास में जो दूसरा ज्वालागढ़ गांव है वहां के लिए भी आदेश जारी किया गया है। इसमें मीडिया भी शामिल है, मीडिया को भी इन दोनों गांव में जाने की इजाजत नहीं है। तो एक तरीके से ये कहें कि जो प्रतिबंध हैं वो लागू कर दिए गए हैं। उसके पीछे तमाम तरह की प्ली जो है वो इस आदेश में दी गई है जो एसडीएम ने जारी किया है। अब देखना ये होगा कि इसको किस तरीके से विपक्षी दल जो लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। चलिए